हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि हम जो बुक्स चला रहे हैं वो एसएससी मैथमेटिक्स किरण पब्लिकेशन की बुक्स है और इस बुक्स में 2016 से लेकर 2020 तक के लेटेस्ट क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। तो इस बुक्स में एसएससी एग्जाम्स में जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन दिया गया है। तो उन सॉल्यूशन को मैं बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड अंदाज में आपके सामने पेश करूंगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं आज के क्वेश्चनों को। इसमें मैंने एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 27/8/2016 का जो पेपर था वो सेट नंबर 3 लिया हुआ है और इसमें मैंने इससे पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है यानी कि एक त्रिभुज एबीसी के एबी, देखिए ये त्रिभुज एबीसी है हमारा, त्रिभुज एबीसी के AB और AC के मध्य, देखिए AB और AC के मध्य, मध्य का मतलब बीचों बीच सेंटर में, यानी कि जो AB भुजा है उसका बीच सेंटर लगभग यहाँ होगा और AC का लगभग यहाँ होगा बीच सेंटर। तो यानी कि मध्य का मतलब बीचों बीच बिंदु क्रम से X और Y है। देखिए AB के मध्य बिंदु X है और AC के मध्य बिंदु Y है। यदि BC प्लस XY बराबर 12 यूनिट हो तो देखिए BC और XY, यानी कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, BC के समांतर हमारा XY होगा, तभी तो इसने कहा है BC प्लस XY। तो BC प्लस XY दिया है 12 यूनिट, देखिए 12 यूनिट दिया है। तो BC माइनस XY का मान कितना होगा? बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे सॉल्यूशन मेथड इसका काफी लॉन्ग है बट मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हल करके दिखाऊंगा। इसमें हमसे पूछा है BC माइनस XY, तो BC में से XY की वैल्यू घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, जब त्रिभुज ABC में BC के समांतर XY AB और AC के मध्य बिंदु से BC के समांतर XY रेखा खींची जाती है तो उस समय BC भुजा XY भुजा की दुगनी होती है, इसकी दुगनी होती है, यानी कि XY और BC में 1 और 2 का रेशो होता है, यानी कि इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1 और 2 के रेशो में होगा। ध्यान रखने की बात है, हमेशा 1 और 2 के रेशो में होता है। अब यही चीज है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमें फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे हमारा इक्वल टू इक्वल हो रहा है, यहाँ पर हमारा BC प्लस XY का 12 यूनिट दिया है इन दोनों का योग और हमारा BC प्लस XY का योग हो जाएगा 2 और 1 3। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 चौक 12। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा 4 की गुना इसमें करेंगे हम BC में, 4 दूनी 8, 8 हमारा BC आ जाएगा, BC हो जाएगा हमारा 8 और 4 ही कम 4 हो जाएगा XY। तो देखिए हमारा BC हो गया 8 यूनिट और XY हो जाएगा 4 यूनिट। अब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए BC हमारा 8 यूनिट है और इसमें से XY 4 यूनिट है, घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 यूनिट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4 यूनिट।
ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 4 यूनिट। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक तरीका मैंने आपके सामने पेश किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लैंग्वेज को ही अपना हथियार बनाकर हम क्वेश्चन को हल करते हैं और बहुत इजीली तरीके से हर क्वेश्चन आसान हो जाता है। वही ट्रिक्स मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूं, तो आप ध्यान से देखिए। देखो थीटा की वैल्यू, जो थीटा होता है, थीटा की वैल्यू जो है, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो देखिए 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो इस मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा संबंध सही होगा? यानी कि हमें देखना है कौन सा ऑप्शन यहां पर इक्वल दिया है, यानी कि थीटा का वह मान हमें मालूम करना है और उससे हमें थीटा की वैल्यू यहां पर भरने से हमें मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा संबंध इनमें बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तो 0 के बाद, जैसे आपने त्रिकोणमिति का टेबल अब आपने कभी 12th में या साइंस साइड की 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उस टेबल में क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह की टेबल के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हम 0 के बाद जो हमारा थीटा की वैल्यू आती है वो 30 डिग्री आती है। सबसे पहले 30 डिग्री को यूज करके देखेंगे और जिससे भी हमारा ये वैल्यू प्रूफ हो जाएगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, वही हमारा सही संबंध होगा। तो देखिए यहां पर हम थीटा बराबर 30 डिग्री लेंगे। अब देखो थीटा का मान यहां पर हम दोनों साइड में भरेंगे, पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू इसमें सही है। तो देखिए साइन थीटा यानी साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर, और साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है वर्ग। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत होगा। हमारा ऑप्शन ए में संबंध सही नहीं होगा। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं, साइन थीटा की जगह 30 भरेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 और यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा। और यह भी सही नहीं है क्योंकि हमें मालूम है आधा जो है ये बड़ा होता है 1/4 से, और जबकि यहाँ पर दिया है कि 1/4 बड़ा है 1/2 से, तो यह भी हमारा ऑप्शन रोंग है, गलत होगा ये भी। यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा यानी साइन 30 का मान हो गया 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन 30 का 1/2 का वर्ग हो गया 1/4। तो ये मान हमारा प्रूफ हो रहा है, बिल्कुल सत्य है ये कि 1/2 यानी कि आधा बड़ा होता है 1/4 से, यानी कि 1/2 का मान बड़ा होगा 1/4 से। तो ये हमारा संबंध बिल्कुल सही है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर हमारा ये संबंध प्रूफ नहीं होता है क्योंकि हमें मालूम हो गया है 1/2 बड़ा होगा 1/4 से, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं, सुपर क्वेश्चन है। तो इसकी मैं एक बहुत अच्छी मतलब टेक्निक बता रहा हूं, आप लैंग्वेज से क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हल कर देंगे। बस मैथ्स में जो होता है वो माइंड का खेल है, माइंड से आप किसी भी चीज को आसान कर सकते हो। तो बस यही आपको सीखना है मैथ्स में, और कुछ नहीं है। मैथ्स को आप चाहे जितना इजी बना लीजिए बन जाएगा, और यदि आप माइंड का प्रयोग नहीं करेंगे तो मैथ्स आपके लिए वही कठिन और डिफिकल्ट रहेगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगी, आप मैथ्स से भागेंगे।
दूर हटेंगे, जिससे कि आप शायद मैथ में कमजोर रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं मैथ डिफिकल्ट नहीं है, यदि इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए, इसको माइंड से लिया जाए तो ये बहुत इजी होता है। और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर आपके सामने यही क्वेश्चन समझा रहे हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है। जैसे कि यहाँ पर दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया है और उनके वर्गों के बीच का अंतर दिया है 207। तो वर्गों के बीच के अंतर को जब हम अंतर से डिवाइड करेंगे तो दो संख्याओं का योग आ जाता है। तो मैं 9 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 9 दूनी 18, 2 बच गया 27 हो गया, 9 3 27। तो देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया तो 23 आता है। अब ये दो संख्याओं का योग बन गया। तो देखो वे दो संख्याएं कौन सी है जिनका योग 23 होगा, तो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं और वही हमारी दो संख्याएं होगी जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए कौन कौन सी वे दो संख्याएं हैं। तो देख लीजिए मैंने अंतर से उनके वर्गों के अंतर को भाग कर दिया जो कि 207 दिया था, इसको मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, 23 होता है। तो यह दो संख्याओं का योग बन जाता है। अब देखते हैं दो संख्याओं का योग ये 23 होता है या नहीं। तो यहाँ पर है हमारा 17 8 होता है हमारा 25। तो देखिए यहाँ पर योग 23 नहीं है 25 है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 16 और 7 होता है हमारा 23 होता है, ये देख लीजिए इनका योग 23 होता है। और यहाँ 15 6 21 होता है इनका योग, और ये होता है 17 8 होता है 25, और इनका योग होता है दोनों संख्याओं का 37। तो देखिए हमें मालूम हो गया है कि वे दोनों संख्याएं कौन सी है, ये हमारी दोनों संख्याएं है। आप इसमें प्रूफ भी करके देख सकते हैं। देखिए दोनों का अंतर हो गया, 16 में 7 घटाएंगे 9 हो गया, और दोनों के वर्गों के बीच का अंतर भी 207 आएगा। देख सकते हो आप, 16 का वर्ग 256 होता है और -7 का वर्ग 49 होता है। तो आप घटाकर मालूम कर सकते हो 207 आएगा इसमें। 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे 0 2 बचेगा 207, ये प्रूफ हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वे दोनों संख्याएं होगी 16 और 7। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इनको अच्छी तरीके से सीखे और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करें और मैथ को आसान बनाएं। अब देखिए हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज में लिखा है दो संख्याओं के बीच का अंतर। देखिए जैसे ये दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इन दोनों का अंतर हमें दिया है 9, और उनके वर्गों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर हो गया हमारा 207। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ वर्गों के बीच अंतर को हम कैसे करेंगे, ये एक फॉर्मूला बन जाता है, सूत्र बन जाता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार यहाँ पर हम घटाएंगे, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं और बराबर 207। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है 9, तो यहाँ पर मैंने 9 भरा, a प्लस बी गुणा 9 बराबर 207। अब मैं यहाँ से इसको हल कर लूंगा, वही आ जाएगा, दो संख्याओं का योग आ जाएगा, a और b का योग आ जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे 23। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख के कर सकते हैं। तो 9 से ये डिवाइड हो गया, तो दो संख्याओं का योग हो गया हमारा 23। अब हम इसको ऐसे करेंगे, दो संख्याओं का अंतर हो गया हमारा 9 और दो संख्याओं का योग मिल गया हमें 23। अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ये माइनस प्लस कट जाएगा, 2a बराबर हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 32 हो, ये 32 हो जाएगा, 23 9 32। अब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये संख्या आ जाएगी, यानी कि बड़ी संख्या, यानी कि पहले वाली संख्या आ जाएगी 16। अब देख सकते हो पहली जो संख्या है वो 16 है, तो 16 हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमसे यहाँ भी मालूम हो रहा है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी
तो 16 हमारी एक संख्या हो गई। दूसरी हम आसानी से निकाल सकते हैं, जब दोनों का अंतर 9 है तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 16 में से इस अंतर को घटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे, हमारा 7 आ जाएगा दूसरी संख्या। या यहाँ पर 16 का मान भर लीजिए ऐसे, 16 माइनस बी बराबर हो गया 9, बी इधर घटेगा ये पहुंच जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर बी, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 बराबर बी, तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसको और कैसे किया जाए। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो यह ऑप्शन से भी आसान बन जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मैथ्स में कितना गहराई तक सोच पाते हो, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हो इसमें। तो देखिए हम लैंग्वेज को देखते हैं कि दो ऐसी संख्या है जिनका अंतर 9 आएगा। अब देखो हम देखते हैं इनका अंतर 9 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर 17 में से हम 8 घटाएंगे तो इनका अंतर 9 बनता है। चलिए ये रूल तो फॉलो हो रहा है। तो अब इस दूसरी बात को देख लीजिए, वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा, 207। तो देख सकते हैं 17 का वर्ग 289 होता है और 8 का 64 हो गया। तो देखिए इकाई अंक 7 आएगा। तो देखिए 9 में से 4 घटाने में 7 नहीं आता है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये इसका दूसरा तरीका है, आप यूज कर सकते हैं। अब वही 16 का वर्ग कितना होता है, 256, और 7 का वर्ग 49। देखिए 16 में से दाई ले लेंगे इधर, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आता है, इकाई अंक ये रहा। और घटा लीजिए, अब 4 में से 4 घटाएंगे 0, 2 ये बच गया। तो यहां से हमारा ये आंसर प्रूफ हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए माइंड यूज कीजिए और क्वेश्चन को आसान बना लीजिए। अब हमारा नया क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, 20 संख्याओं का औसत 35 है। देखिए बहुत इजी तरीका बताएंगे आपको। 20 संख्याओं का औसत हो गया 35। देखिए ये 20 संख्या है, उनका औसत 35 है। एवरेज लिख सकते हैं हम यहां पर। और बाद में पता चला कि एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था। देखिए जो 20 संख्याओं का औसत 35 आया था, तो हमने जैसे ही उस पर ध्यान दिया तो बाद में हमें पता चला कि एक संख्या, इन 20 में से एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया है इसमें। तो यानी कि लिखना था हमें 85, बट उसमें लिख दिया या पढ़ दिया हमने उसमें 45, यानी कम पढ़ दिया। पढ़ना था ज्यादा। कितना कम पढ़ा हमने, 85 के स्थान पर 45 पढ़ा था, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा औसत 20 संख्या होगा 35 आया था। तो हमें सही औसत मालूम करना है। अब जब हमने कम पढ़ रखा है, कितना कम पढ़ रखा है, 40 पढ़ रखा है कम, 85 के स्थान पर 45 पढ़ा हुआ है, तो 85 में से 45 घटाएंगे, 40 कम पढ़ा हुआ है। तो जब 40 कम पढ़ रखा है तो हमें सही औसत निकालना है। तो अब हमारा औसत बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें 40 और जोड़ना है। तो देखिए हमारा जो सही औसत निकलेगा वो 40 बढ़ जाएगा। 85 के स्थान पर 45 पढ़ा था, तो 40 बढ़ गया, एक संख्या का मान 40 बढ़ गया। और ये 40 टोटल संख्याओं में इक्वल इक्वल बांट दिया जाएगा। देखिए औसत किसे कहते हैं, जितनी भी दी गई संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं में आपस में बराबर बराबर बढ़ जाना औसत कहलाता है, या सभी का बराबर बराबर होना औसत कहलाता है। तो ये 20 संख्याओं में मैं ये 40 को बांट दूंगा, कितना औसत बढ़ जाएगा, 20 दूनी 40, 2 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत हमारा 35 था, अब 2 बढ़कर कितना हो गया हमारा 37। तो हमारा नया और सही औसत आ गया हमारा 37। देखिए हमने अपनी गलती को सुधार लिया और अपना सही औसत हमने प्राप्त कर लिया। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बनेगा
सही औसत 37। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 और एक्स की घात 4 जमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जमा वाई की घात 4 बराबर 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, और ये हमारा अलजेब्रे का क्वेश्चन है ये। अब हम इसको बहुत आसानी से करेंगे, बस इसका हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए। तो दिए गए क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए एक्स की घात 4 जमा वाई की घात 2, देखिए एक्स की घात 4 जमा एक्स की घात 2 वाई की घात 2 जमा वाई की घात 4, इसका हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए और पता रहना चाहिए कि एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 4 बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए इसके बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। यदि हम इनकी आपस में गुणा करें तो यही आएगा, एक्स की घात 4 जमा एक्स स्क्वायर जमा वाई की घात 4 ही आएगा। अब इस कंडीशन में हम दी गई वैल्यू को भरेंगे और हमारा आंसर बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां पर दिया गया मान है इसका 6 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान है 2 और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 3 6 3 आ जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3। देखिए बहुत इजी और आसानी से क्वेश्चन का हल हो गया। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 6bc बराबर 0 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। तो देखिए बहुत आसानी से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जैसे कि आपने देखा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कभी पढ़ा होगा, तो ए से होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 2ab, इस तरह से होता है ये। तो ये इस तरह की कंडीशन दिए गए क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी और मैं इस क्वेश्चन को इसी मेथड से आपके सामने हल करा रहा हूं। देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक नया तरीका और बताना चाहूंगा। वैसे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको पसंद होगा वो कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 6bc बराबर 0 है। तो ए बी सी का अनुपात हमें मालूम करना है। तो देखो यहाँ पे हमें मालूम है 4ab माइनस 6bc, यानी कि b a के साथ भी है और b c के साथ भी है। इसका मतलब यहाँ b की वैल्यू जो है 13b स्क्वायर, यानी कि b का जो गुणनफल है 13, ये दोनों में बट जाएगा। देखिए जब b का मान दोनों में बढ़ जाएगा, a में भी और c में भी बढ़ जाएगा, तो b का मान यहाँ हमें कम प्राप्त होगा, यानी कि b का मान सबसे छोटा हो जाएगा। जब b में से मैं a को भी वैल्यू दूंगा और b में से मैं c को भी दूंगा, तो b के पास कम रह जाएगा। तो देख लीजिए b की वैल्यू दिए गए ऑप्शन में जहां भी b की वैल्यू कम होगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। देखिए ये a का है, ये b का है, ये c का है, तो a b c, यानी कि b यहाँ a से ज्यादा है तो ये ऑप्शन नहीं है, b यहाँ a से ज्यादा है यहाँ भी नहीं है, और b यहाँ a से कम है और c से भी कम है। तो देखिए a और c से b का मान कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बनता है।
और यहाँ पर बी का मान ए से और सी से ज्यादा है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन सी, 2:1:3। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ता है। और यही तरीका मैं अब आपको दूसरे तरीके से आपको हल करके दिखाऊंगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस, मैं इसको तोड़ देता हूं, ए के साथ बी है यहाँ पे, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस मैं इसको दे रहा हूं यहाँ पर 2ab, 2ab तो यहाँ पर 2 अधिक है, जैसे मैं लिखूंगा 2ab, तो 2ab तो ये आएगा, ये 2 अधिक है तो 2 का वर्ग यानी कि 4 आता है। 4b स्क्वायर में इसमें से तोड़ दूंगा, जो ए के साथ रखूंगा। अब यहाँ रह जाएगा हमारा 9b स्क्वायर, तो इसको मैं सी के साथ दूंगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा -4ab प्लस 13 में से 4 यहाँ दिया, तो यहाँ पर 9b स्क्वायर रह गया प्लस सी स्क्वायर माइनस 6bc बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे बहुत आसानी से। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक सूत्र बन गया। देखिए a-2b का होल स्क्वायर, यदि मैं इसको हल करूं यही आएगा, प्लस 9 का हो गया 3b माइनस सी, 3b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा 0। अब हम इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे। देखिए दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, a बराबर 2b, 3b बराबर हो गया c। अब देखिए बराबर का मान अपना होता है a का 2 हो गया और b का गुणनफल 1 हो गया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर b का गुणनफल 1 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान हो गया 3। तो देखिए बराबर का मान अपना होता है, यहां से हम इनको आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं। बराबर का मान अपना होता है a का मान 2 हो गया, b का मान 1, फिर वहीं b का मान 1 है, c का मान 3 है, तो हम लिख सकते हैं a b c। a का 2 हो गया और b का यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, b का अनुपात 1 हो गया, c का 3 हो गया। तो आप इसको a से b कर सकते हो, ए बी सी का रेशो हो गया 2:1:3। तो आपको इसमें बस माइंड यूज करना पड़ेगा, है तो बहुत ही इजी, बस आपको पता होना चाहिए कि 13b स्क्वायर को किस तरह से तोड़ा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 0 से कंपेयर करेंगे हम, a बराबर 2b, तो देखो ये गुणा का मान बटे में आ जाएगा, a बटे 2 बराबर b। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 3b बराबर c हो जाएगा, b बराबर c बटे 3 हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था बटे का मान अपना होता है c के बटे 3, यहाँ b का बटा 1, a के बटे 2, b के बटा 1। तो हम देख रहे हैं a का मान 2 हो गया, b का 1 यहाँ पर भी है, b का 1 यहाँ पर भी है, c का 3 है। तो a b c का रेशो हो जाएगा हमारा, a b c का रेशो हो जाएगा a का 2, b का 1 और c का 3। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2:1:3। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत इजी तरीके से मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को हल करूंगा। देखिए एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। देखिए त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। परिकेंद्र का मतलब है इसके चारों ओर एक वर्त बनाया जाएगा। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC और इसका परिकेंद्र O,
ये हमारा ओ केंद्रक हो गया इसका। त्रिभुज ए बी सी के परिकेंद्र ओ है। यदि कोण बी ए सी 85 डिग्री है, देखिए बी ए सी 85 डिग्री है, 85 डिग्री है ये, और कोण बी सी ए 75 डिग्री है। ध्यान से देखना, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को हल कराऊंगा मैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें दो कोणों का मान पता लग गया है, 85 और 75। देखिए 85 और 75 हो गया हमारा 160। तो दो कोणों का योग 160 होता है, तो तीसरे कोण का मान होगा 20 डिग्री। तो हमारा कोण ए बी सी हो गया 20 डिग्री। ध्यान से देखना, अब हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए का मान हो गया हमारा 85, कोण बी का मान हो गया हमारा 20 डिग्री, कोण सी का मान हो गया हमारा 75 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, और यही मैंने अभी तक आपको बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो कोण ओ ए सी का मान बताना है। देखिए कोण ओ ए सी, ये वाला कोण ओ ए सी, ये वाला कोण बताना है। अब जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारा वर्त है, और वर्त में हमारा ओ केंद्रक है, ये ओ हमारा केंद्रक है, और वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि पर जो ये हमारी त्रिज्या है ये समान दूरी पर है। आप कह सकते हैं ओ ए और ओ सी, या यहां पर कह सकते हैं ओ ए या ओ सी, ये दोनों समान है। और ये वर्त की हमारी त्रिज्या भी है, हम कह सकते हैं वर्त की त्रिज्या है। तो हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ सी में अगर देखा जाए तो इसमें दो भुजा समान है। अब जब ये दो भुजा समान हो गई ओ ए ओ सी, तो यहां पर बना कोण दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वर्त की परिधि पर बना कोण। देखिए ये वर्त की परिधि पर बना कोण हो गया ए बी सी, ये वर्त की परिधि पर बना कोण है। तो वर्त की परिधि पर बना कोण और वर्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं वर्त के केंद्र पर बना कोण वर्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ 20 का दुगुना हो गया ये 40। देखिए ये 40 हो गया। हम कह सकते हैं कोण ए ओ सी 40 डिग्री है। अब जब इसमें ए ओ सी 40 डिग्री है, कोण ए ओ सी 40 डिग्री है, तो इसमें ये दोनों त्रिज्याएं समान है, तो यहाँ पर बने कोण भी दोनों समान होंगे। अब जैसे कि आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में तो ये 40 घटा देंगे तो 140 रह जाएगा। अब 140 दोनों को बराबर बराबर बांट दे, 70 डिग्री यहाँ पर होगा, 70 डिग्री यहाँ पर होगा। देखिए 70 डिग्री यहाँ पर, 70 यहाँ पर हो जाएगा। अब इन तीनों कोणों का योग करके देख लीजिए, आपको तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं कोण ओ ए सी 70 डिग्री है, तो हमारे कोण का मान आ गया कोण ओ ए सी 70 डिग्री हो गया। तो बहुत आसान है, बस ये आपको थोरम याद रखनी पड़ती है कि वर्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ऐसे आपको याद रखना चाहिए। जब हमारा परिधि पर बना कोण 20 है तो केंद्र पर बना कोण इसका दुगुना होगा, 20 का दुगुना 40। अब यहाँ दोनों ये ओ सी और ओ ए वर्त की त्रिज्या है, दोनों समान है। और जब त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है तो तीसरी भुजा पर बना कोण पर बने दोनों कोण समान होंगे।
ये 40 है तो बचा हुआ 180 में तो 140 रह गया। 140 को दो बराबर भागों में बांट देंगे। 70 कोण डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, 70 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण ओ ए सी 70 डिग्री कोण है और यही हमसे पूछा गया है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, कोण ओ ए सी 70 डिग्री। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, बस आपको माइंड का यूज करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हमारे सामने नया क्वेश्चन है 18। 2√3 यूनिट भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, त्रिभुज एबीसी, और इसकी तीनों भुजाएं समान है, तो इसमें 2√3 भुजा वाला है ये, तो तीनों भुजाएं 2√3 यूनिट होगी, ये भी 2√3 यूनिट होगी और ये भुजा भी 2√3 यूनिट होगी। अब ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, एबीसी है। अब इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या x सेंटीमीटर है। यदि हम इसके अंदर एक वृत्त बनाए तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होगी हमारी x, यानी कि इस त्रिज्या को उसने कहा है x सेंटीमीटर है, तो x का मान बताना है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या बतानी है। वृत्त की त्रिज्या ही x कहा गया है, x का मान बताना। अब जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज के अंत जब वृत्त बनाया जाता है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3, भुजा बटे 2√3। अब देखिए त्रिज्या का मान यहाँ पर x है और समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है 2√3। देखिए मैंने भुजा भरी है यहाँ पर 2√3 और बटे में भी 2√3 हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, तो 2√3 से 2√3 भाग हो गया तो x का मान हो जाएगा 1, तो 1 यूनिट हमारा x का मान है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, x बराबर 1 यूनिट। दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19। यदि tan थीटा गुणा tan सात थीटा, देखिए यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं सही लिखता हूं। tan 3 थीटा गुणा tan 7 थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा जमा 36 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको हम बहुत इजी तरीके से हल करेंगे। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से देखना, tan 3 थीटा गुणा tan 7 थीटा बराबर 1 को लिखेंगे tan 3 थीटा बराबर 1 बटे में ये नीचे आ जाएगा tan 7 थीटा, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब जब हम जानते हैं 1 बटे tan थीटा को हम कोट थीटा मानते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए tan 3 थीटा बराबर हो गया कोट 7 थीटा। 1 बटा tan थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, तो यहाँ 1 बटा tan 7 थीटा है तो कोट 7 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा हमारा। ऐसे लिखेंगे tan 3 थीटा बराबर हो गया tan 90 माइनस, तो tan 90 माइनस 7 थीटा। देखिए tan 90 माइनस 7 थीटा, ये हो जाएगा हमारा, बहुत आसान है ये, tan 90 माइनस 7 थीटा। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे, tan से tan कट जाएगा, 3 थीटा बराबर हो गया 90 माइनस 7 थीटा। 7 थीटा इसमें जोड़ लेंगे 3 थीटा में, ये 10 थीटा बराबर हो जाएगा 90। तो 90 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 नाम 90, तो थीटा बराबर हो गया 9 डिग्री। अब थीटा का मान यहाँ पर भर लेंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए tan थीटा का मान 9 प्लस 36, तो हमारा हो गया tan
36 + 9 45 डिग्री होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट को मैं आसानी से आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखना, लैंग्वेज को समझना है। यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर, देखो मैं यहां पर झील बना रहा हूं, एक झील है, ये हमारी झील है इस तरह से। तो झील के 200 मीटर ऊपर ये हमारी झील है, पानी की झील है ये। झील के 200 मीटर ऊपर से, देखो झील के 200 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखो यहां से बादल, बादल हमारा इधर होगा इस तरह से, तो ये हमारा बादल हो जाएगा इस तरह से। यहां से 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं ए बी सी डी ई, इस तरह से कोई भी वैल्यू ए बी सी डी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बादल हो गया झील। देखो झील के ऊपर से 30 डिग्री का कोण एक बादल से बना हुआ है, और झील में उसके परावर्तन का कोण 60 डिग्री हो जाता है। परावर्तन का मतलब उसका उल्टा, उसकी परछाई बन जाती है और वह 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो देखिए हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया यहां पर। तो देखिए झील में उसके परावर्तन का कोण 60 डिग्री बन जाता है। तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई बताओ। देखो झील हमारी यहां से यहां लो इतनी ऊंची है, तो इसके ऊपर बादल की ऊंचाई यहां से यहां तक बतानी है। तो हमें बादल की ऊंचाई बतानी है। देखिए ये हमारा चित्र बन गया दी गई लैंग्वेज से। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे। देखिए हम ट्रायंगल ले लेंगे। एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए सी बी। ए सी बी में हम क्या लिखेंगे देखना, ट्रायंगल ए सी बी में tan 30 बराबर होता है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि h बटे ए सी। तो देखिए ए सी और ई डी दोनों आपस में बराबर है। ये देखो ए सी और ई डी दोनों बराबर है ये। तो यहां से यहां लो हमारी ए ई और सी डी 200 मीटर की ऊंचाई है झील से। अब हम इसको बहुत आसानी से हल करेंगे। tan 30 का मान हो गया 1/√3 बराबर h बटे ए सी। तो ब्रज गुणा करेंगे, ए सी बराबर हो गया हमारा h√3। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन करेंगे और क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। देखिए सेकंड कंडीशन हमारी इधर होगी, इधर करेंगे। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी एफ। देखिए ए सी एफ लेंगे ट्रायंगल ए सी एफ में। देखो tan 60 बराबर होगा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। ये होगा लंब कितना हो गया 200 यहाँ लो हो गया, और इसका जो परछाई बनेगी h जमा 200, यहाँ से यहाँ लो हमारा हो जाएगा h जमा 200। देखो जब बादल की परछाई बनती है तो झील से बादल की परछाई, झील हमारी यहाँ से नीचे नीचे है, तो झील से यहाँ तक हमारा h जमा 200 है, तो बादल की परछाई आ जाएगी h जमा 200। यहाँ से यहाँ लो h जमा 200 हो जाएगी। अब देखो एक ट्रायंगल है हमारा ए सी एफ।
देखो इसकी जो यहाँ से यहाँ लोग का CF है हमारा वो 200 प्लस H जमा 200 है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार AC हो जाएगा। तो देखिए tan 60 बराबर लंब हो जाएगा हमारा 200 और 200 जमा H, तो यहाँ लिख देंगे H जमा 400 हो जाएगा ये, और बटे आधार हो जाएगा हमारा AC। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर H जमा 400 बटे AC का मान हम यहाँ से भरेंगे H √3। अब इसको हम यहाँ से हल कर लेंगे, H का मान आ जाएगा। देखो H √3 की √3 में गुणा करेंगे 3H हो जाएगा बराबर H जमा 200, सॉरी H जमा 400 है ये, लिखेंगे इसको ऐसे। तो 3H में से एक H घटाएंगे 2H बराबर 400। अब 400 को 2 से डिवाइड करेंगे H बराबर 200, तो H का मान हो गया 200। तो देखिए यहाँ पर H का मान 200 निकाला है मैंने। अब वो पूछ रहा है तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई बतानी है। झील के, देखिए झील हमारी यहाँ से नीचे नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बतानी है। तो 200 जमा H, तो झील से ऊपर की ऊंचाई होगी 200 जमा H, 200 जमा H। तो H का मान यहाँ से हम 200 भरेंगे, 200 जमा H का मान 200 मीटर निकाला है, तो हमारी झील के ऊपर से ऊंचाई आ जाएगी 400 मीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। 8% प्रतिवर्ष की दर पर 40,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखिए जब 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमसे पूछा जाए तो बहुत ही आसान ट्रिक्स होती है इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो देखिए दोनों का अंतर बराबर होगा मूलधन गुणा दर का स्क्वायर कोष्टक में 300 जमा दर बटे 3 बार 100 लिखेंगे ऐसे, 3 बार 100 यानी कि 100 गुणा 100 गुणा 100 ऐसे। देखिए हमारी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर की ट्रिक्स है ये। PR स्क्वायर कोष्टक में 300 जमा R बटे 3 बार 100 लिखेंगे, और यहाँ पर हम अब वैल्यू भर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा ये, देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। P यानी कि मूलधन है हमारा 40,000 रुपये, और R यानी कि दर है हमारी 8%, तो R का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 गुणा 300 में R जोड़ेंगे यानी कि 300 में 8 जोड़ेंगे 308 हो जाएगा, और बटे में लिखेंगे 3 बार 100 को इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 0 से 4 0 काटी। अब मैं इनकी गुणा करूंगा, 4 चौक 16, 4 छिक 24 और 1 25, 256 गुणा 308 बटे 100। देखिए 256 308 की गुणा करेंगे 788 वो 78848, ये हमारा इनका गुणा आएगा। देखिए 78,848 इनका गुणनफल बैठता है ये। अब हम 100 से इसको भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा 788 रुपये 48 पैसे। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक, ये क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड है।
अब देखिए इन क्वेश्चनों को भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हमारे क्वेश्चन पाई चार्ट के स्टार्टिंग होते हैं। सबसे पहले हमें निर्देश दिया गया है कि एक पाई चार्ट में 1994-96 में विशेष बच्चों की संख्या का विवरण दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिसे हमारे पाई चार्ट में है, उच्चारण बाधा वाले बच्चों की संख्या 60 है, श्रवण बाधा वाले बच्चों की संख्या 871 है, आवाज बाधा वाले बच्चों की संख्या 222 है और वाक बाधा वाले बच्चों की संख्या 275 है, भाषा बाधा वाले बच्चों की संख्या 657 है। यदि हम इन सभी बच्चों की संख्या गिनते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो हमें पता लगेगा। इन सभी की संख्या जोड़ेंगे हम। सबसे पहले 60 प्लस 871 और 222 प्लस 275 प्लस 657। अब हम इनको जोड़ते हैं, देखते हैं सभी बच्चों की टोटल संख्या कितनी होती है। ये देखते हैं 7 और 5 12, 2 14 और 1 15, 15 का 5 का हासिल 1, हासिल जोड़ेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 6 13, 13 2 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, हासिल 2 लगेंगे 6 2 8, 2 10, 2 12, 12 और 8 20, 2885। तो कुल बच्चों की संख्या 2885 है। अब हम देखिए क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। तो हम कह सकते हैं कुल बच्चे हो गए हमारे, कुल बच्चे 2085। तो देखिए 2085 टोटल बच्चों की संख्या है 2085। अब हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल करते हैं। देखिए श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत बताओ। देखिए टोटल बच्चों की संख्या 2085 है तो श्रवण बाधा वाले बच्चों की संख्या है 871। तो यह कितना परसेंट होगा? तो 2085 का 871 गुणा 100% का चिन्ह, तो हम यहाँ से प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हम जब इसको हल कर रहे होंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 41.7%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हल करके देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। आपकी बस कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाता है। और ये मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आप स्वयं कर लेना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है 41.7% के लगभग। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। देखिए वर्ष 1994-96 में विभिन्न प्रकार के विशेष बच्चों की औसत संख्या बतानी है। देखिए सभी बच्चों की औसत संख्या बतानी है तो हमें एवरेज निकालना है। एवरेज यानी कि औसत बराबर होता है सभी बच्चों की संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो सभी बच्चों की संख्याओं का योग हो गया 2085 और बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है। 5 से इसको भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा 5 चौक 20, 8 पर मारने चलाएंगे 5 ही कम 5, 3 बच गया, हो गए 35, 5 सत्ते 35। तो औसत आ गया 417। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए 417। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पाई चार्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से समझेंगे और आसानी से क्वेश्चन का हल हो जाएगा। देखना, उच्चारण बाधा तथा वाग बाधा वाले बच्चों का अनुपात बताना है। देखिए उच्चारण बाधा और वाग बाधा वाले बच्चों का अनुपात। उच्चारण बाधा 60 है, यहाँ पर हमारी उच्चारण बाधा वाले बच्चों की संख्या 60 है और वाक बाधा वाले बच्चों की संख्या 275 है। तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात हमें बताना है और यहीं से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको मैं हल करूंगा। देखिए 5 से इसको काट दूंगा 12 बार, 12 पंजे 60 और 5 से 5 पंजे 25, 2 बच गया, 5 पंजे 25। तो ये हमारा रेशो आ गया 12:55। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए बहुत इजी है पाई चार्ट,
और मैं हर सेट को बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत इजी मेथड से हल कराऊंगा और इसका हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। और ये बुक बहुत ही सुपर बुक है और आपको एसएससी मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एसएससी सीजीएल में आप हर क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हल करेंगे और आपका मैथ बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो पेश करता रहूं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं हम अपना नया क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है कि क्या कह रहा है। देखिए, भाषा बाधा वाले बच्चे और अन्य शेष बाधा वाले बच्चों के औसत का अनुपात बताना है। देखिए, भाषा बाधा वाले बच्चे हो गए हमारे 657 और अन्य शेष बाधा वाले बच्चों के औसत का अनुपात। तो हमें देखिए, हमारे टोटल बच्चों की संख्या है 2085 है। तो भाषा बाधा वाले बच्चों का जो संख्या है 657 है। देखिए, मैं यहां से बहुत इजी तरीके से इसको हल करूंगा और इनका अनुपात हमें बताना है। तो भाषा बाधा वाले बच्चों की संख्या का मान है 657 और अनुपात हमें ज्ञात करना है। किन का अनुपात ज्ञात करना है? देखिए, इनको छोड़कर शेष जो बच्चों की संख्या है उसके औसत को हमें लिखना है यहाँ पर। तो देखिए, शेष बच्चों की संख्या कैसे निकलेगी, हम यहाँ से हल कर लेंगे। 2085 में से हम 657 घटाएंगे। देखना ध्यान से बहुत ही अच्छी तरीके से, तो घट कर आ जाएगा हमारा 15 में 7 घटाएंगे, 15 7 गए 8, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 10 में से 6 घटाएंगे 4 और 1, 1428 हमारा शेष बचता है। देखिए, 1428 शेष बचता है और यहाँ इनकी औसत हमें औसत संख्या बनानी है। तो 4 से इसको भाग करेंगे क्योंकि ये शेष 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ से हमारा औसत बन जाएगा 4 3 12, 2 बज गया, हो गए 22 हो गए, 4 पंजे 20, 2 4 7 28। तो देखिए, यहां से इनका औसत हो गया। अब हम लिख रहे हैं, देखिए अनुपात ज्ञात करेंगे 657 अनुपात अन्य शेष बाधा वाले बच्चों के औसत। देखिए, औसत कितना निकाला है? 357 निकाला है। अब यहां से हम इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, अब हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए, इसको आसानी से हल करेंगे। 5 एकम 5, देखिए किससे कटता है, इसको ध्यान से देखना। छह 657 और 357 का हमें रेशो निकालना है। देखिए, ये 7 9 63 नहीं कट नहीं रहा। ध्यान से देखना, ये किससे कटेगा। बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। 657 और 357 का रेशो कितना होगा, देखते हैं किससे कट रहा है ये। तीन दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 से कटेगा शायद ये। 3 से कट रहा है, देखना बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्वेश्चन को। 3 से कटेगा ये। देखिए, छोटा रेशो कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बच गया, हो गए 27, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 नम 27 कट गया। देखिए, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर।
219 अनुपात 119। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए 219 अनुपात 119। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।